एक समय की बात है। ब्यूटिया नाम का एक सुंदर देश था, जहाँ हर सुबह चमकीली धूप निकलती थी और पक्षी गीत गाया करते थे। उस देश के राजा एक अजीब समस्या से परेशान थे। माय लॉर्ड, मैं राज्य में सोने की खदानों का जायजा लेने जा रहा हूँ। क्या आप राजकुमार सैंडर को मेरे साथ भेज देंगे? ज्यादा उम्र होने के कारण मेरी याददाश्त कुछ कमजोर पड़ गई है। मुझे चीजें याद नहीं रहती। राजकुमार साथ रहेंगे तो मुझे सुविधा होगी। नहीं मंत्री जी, राजकुमार अभी नहीं जा सकेंगे। वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। आप नौकरों में से किसी को अपने साथ ले जाइए। राजा का बेटा सैंडर दिन में महल के बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सूरज की रोशनी में आते ही वह इंसान से एक घोड़ा बन जाता था। राजा ने सैंडर का यह रहस्य सबसे छुपा कर रखा था। सिर्फ राजा का एक वफादार नौकर चिली, जो हमेशा सैंडर के साथ रहता था, वही सैंडर के घोड़ा होने का रहस्य जानता था। राजा को डर था कि अगर सैंडर का रहस्य लोगों को पता लग गया तो सैंडर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा और ना ही कोई राजकुमारी सैंडर से विवाह करेगी। ज्यादातर काम दिन में होते हैं और दिन में सैंडर इंसानी शरीर में नहीं रह पाएगा। राज्य के लोग उसे राजा मानने से इनकार कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही सैंडर महल से बाहर निकलता। सैंडर को रात की चांदनी में टिमटिमाते तारों के नीचे नदी किनारे घूमना पसंद था। चिली, काश मैं भी सुबह के खिले हुए फूलों को देख पाता, धूप में उड़ती तितलियों को देख पाता। मेरे नसीब में सिर्फ रात के मुरझाए फूल ही हैं। दिन में बाहर ना निकल पाने के कारण मैं किसी से मिल भी नहीं पाता। मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। भला कौन मुझसे प्यार करेगा? लगता है जैसे सारी उम्र मुझे अकेले प्रेम के बिना ही जीना होगा। नदी के उस पार पीलैंड राज्य था। वहाँ की राजकुमारी कैथरीन भी रात में अपनी सेविका के साथ नदी किनारे घूमने आती थी। देखो तो मारिया, आज रात कितनी खूबसूरत है। आकाश एकदम साफ है और वो देखो, नदी में कितनी सुंदर बतख तैर रही है। कैथरीन बतख को पकड़ने नदी में घुसी, तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ गया और कैथरीन का पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। कैथरीन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ मुझे नदी में खींच रहा है, कोई मुझे बचाओ। सैंडर ने जब शोर सुना तो वह तुरंत नदी में कूद गया और कैथरीन को मगरमच्छ से छुड़ाकर नदी के बाहर ले आया। अगर तुम नहीं आते तो वो मगरमच्छ मुझे खा ही लेता। कौन हो तुम? मैं ब्यूटिया का राजकुमार सैंडर हूँ। उस दिन के बाद से कैथरीन और सैंडर हर रात नदी तट पर मिलने लगे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई, जो आगे जाकर प्यार में बदल गई। सच्चे प्यार और झूठे प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा प्यार और झूठा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। या तो प्यार होता है या नहीं होता। मतलब ये कि झूठे प्यार को प्यार कहना ठीक नहीं। सैंडर ने कई बार कोशिश की कि वो कैथरीन को अपना घोड़े होने का राज बता दे, लेकिन सैंडर ऐसा नहीं कर पाया। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका राज जानकर कैथरीन उसे छोड़कर न चली जाए। दोनों राज्य की सीमा पर प्यार की दुश्मन लूलिया भटकती थी। लूलिया के पास अपना शरीर नहीं था, वह नफरत फैलाने वाली एक रूह थी। मेरे होते हुए ब्यूटिया राज्य में कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। सबको नफरत की आग में जलकर तड़पना होगा। ब्यूटिया पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का राज होगा। राजकुमार सैंडर को क्या लगता है कि उसका राज कैथरीन को पता नहीं लगेगा और कैथरीन हमेशा उसे प्यार करती रहेगी? नहीं, मैं कैथरीन को सैंडर का राज बताऊंगी। तब उन दोनों के बीच नफरत पैदा होगी और नफरत ही मुझे शक्ति देती है। लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है, वही लूलिया की कमजोरी थी। एक रात कैथरीन जब नदी किनारे सैंडर का इंतजार कर रही थी, तब रूह लूलिया ने एक मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया और सैंडर का राज बताने कैथरीन की तरफ बढ़ने लगी। बस आज के बाद सैंडर और कैथरीन की रास लीला खत्म। राजकुमार का सेवक चिली अचानक मछुआरे के पास पहुंच जाता है। इतनी जल्दी नहीं लुलिया, मैं जानता था कि तुम राजकुमारी की प्रेम कहानी में टांग जरूर फंसाओगी। चिली ने मछुआरे की गर्दन पकड़ी और उसे गुलाब का फूल सुंघा दिया।
गुलाब की महक अंदर जाते ही लूलिया मछुआरे के शरीर को छोड़कर भाग गई। कुछ दिन बाद लूलिया ने एक लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया और कैथरीन की तरफ चल दी। इस बार जब चिली लूलिया को पकड़ने पहुंचा तो लूलिया ने उसे कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया और नदी में उठाकर फेंक दिया। घायल चिली को जब होश आया तो वह लंगड़ाता हुआ किसी तरह सैंडर के पास महल में पहुंचा। राजकुमार नफरत की रूह लूलिया राजकुमारी कैथरीन के पास गई है। अब तक तो शायद उसने राजकुमारी को आपका राज बता भी दिया होगा। उस दिन के बाद सैंडर काफी दिनों तक नदी पर टहलने नहीं गया। उसे लगा कि कैथरीन अब उस जैसे धोखेबाज को स्वीकार नहीं करेगी। मारिया, क्या तुम पता लगा कर आ सकती हो कि राजकुमार सैंडर आजकल नदी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्यूटिया राज्य में राजकुमार से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। एक रात कैथरीन सैंडर के महल के पहरेदारों को चकमा देते हुए खुद ही सैंडर के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा खोलो सैंडर, मैं कैथरीन तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ कैथरीन, तुम मुझसे क्या कहने आई हो। यही ना कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा और अब तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसी डर के कारण मैं तुम्हें अपने बारे में खुलकर नहीं बता पाया। चली जाओ कैथरीन, शायद मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है सैंडर। दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सैंडर दरवाजा खोलता है। जैसे तुमने अपना एक राज छुपाया वैसे ही मैंने भी तुमसे अपना एक राज छुपाया। मुझे भी यही डर था कि मेरा राज जानकर कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। तुम्हारा क्या राज है? मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि दिन में मैं एक पोनी बन जाती हूँ। पोनी यानी उड़ने वाली घोड़ी? हाँ। तब तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस तरह सैंडर और कैथरीन हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने विवाह किया। उन्हें जो संतान प्राप्त हुई वह सूरज की रोशनी में ना तो घोड़ा बनती थी और ना ही पोनी। वो बाकी लोगों की तरह सामान्य थी। इस तरह राजा को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया। बालीपुर में बाली परिवार का राज था। अंगद बाली वहाँ के बेताज बादशाह थे। गांव में ऐसा कोई न था जो अंगद बाली की बात ना माने। अंगद बाली जिस जमीन पर हाथ रखता वो उसकी हो जाती। मथुरा राम, मुझे तेरी जमीन चाहिए। पर मालिक, ये जमीन तो मेरे जीने का सहारा है। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे ये जमीन चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में। मालिक, आपको ये जमीन बेच दूंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या करेंगे? तुम लोग मेरी हवेली पे काम कर लेना। अब तुम सोच लो, तुम्हें जमीन चाहिए या परिवार? बेचारा मथुरा राम करता भी तो क्या करता। अपने परिवार की जिंदगी के लिए उसने अपनी जमीन अंगद बाली को बेच दी। मथुरा राम की तरह कई और गांव वालों ने भी अपनी जमीन अंगद बाली को बेच दी, वो भी बिना अपनी मर्जी के। और अब ये बेचारे किसान गांव छोड़कर शहरों में छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हो चुके थे। मथुरा राम भी शहर आया था काम की तलाश में। यहाँ उसकी मुलाकात अपने भतीजों से हुई, पवन और किशन। दोनों दिखने में हट्टे कट्टे थे। दोनों शहर में काम किया करते थे। मथुरा राम ने रो रो कर उन दोनों को अपना दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर पवन और किशन दोनों को अंगद बाली पर बहुत गुस्सा आया। चल किशन, हम उस अंगद बाली की अकल ठिकाने लगाते हैं। उसका वो हाल करेंगे कि गांव वालों के सामने नजर तक नहीं उठा पाएगा। उससे क्या होगा भैया? एक अंगद बाली जाएगा तो कोई और बाहुबली पैदा हो जाएगा। हम क्या सबको मार सकते हैं? पर उसने चाचा के परिवार का क्या हाल किया है? क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हरगिज नहीं। उसका अंजाम तो बुरा होगा ही, पर उसके साथ साथ हमें गांव वालों के मन में भी साहस भरना होगा। चाचा, कल हम आपके साथ गांव जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग इस झमेले से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। फिक्र मत कीजिए चाचा, अगर किशन ने कुछ सोचा है तो सब कुछ सही ही होगा। पवन को अपने छोटे भाई किशन की बुद्धि पर बड़ा भरोसा था। अगले दिन तीनों गांव लौटे।
किशन और पवन के पिताजी की भी एक छोटी सी जमीन गांव में ही थी। जब अंगद बाली को पता चला कि किशन और पवन गांव आए हैं, तो उसने तुरंत दोनों के लिए बुलावा भेजा। वो दोनों उसके सामने खड़े थे। अच्छा, तुम दोनों गांव आ गए। मुझे तुम दोनों की जमीनें चाहिए। नहीं बाली जी, हम आपको ये जमीन नहीं दे सकते। पर क्यों? क्योंकि हमने अपनी जमीन पहले ही बेच दी है। कब और किसे बेची जमीन? वो एक बहुत बड़े बाबा हैं, पास के जंगलों में रहते हैं। हमने उन्हें अपनी जमीन बेची और बदले में हमें बहुत सारा सोना मिल गया। वो बाबा कमाल के हैं, जब चाहे जिसे चाहे सोने में तौल सकते हैं। हाँ, बाबा कमाल के हैं। मैं उस बाबा से मिलकर तुम्हारी जमीन ले लूंगा। अगर बाबा आपको जमीन दे दे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कहाँ मिलेंगे वो बाबा? यही जंगल में। आप कहो तो कल मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। ठीक है, कल चलते हैं। किशन ने अपना दांव खेल लिया था। किशन की युक्ति से अंगद अनजान था। अगले दिन अंगद बाली, उसका एक सेवक और किशन दोनों जंगल में बाबा के ठिकाने पहुँचे। बाबा अपनी साधना में लीन था। मुन्ना, जा जगा बाबा को। मैं सो नहीं रहा, जो तू मुझे जगाएगा। बोल अंगद, मैं तुझे सुन रहा हूँ। ये पहला इंसान था जिसने अंगद बाली को उसके नाम से पुकारा था। अपना नाम सुनकर अंगद बाली को गुस्सा आ रहा था। बाली जी, बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं। सोचिए, उन्हें आपका नाम कैसे पता? अंगद बाली भी ये सोचने लगा, मुझे तेरा नाम क्या? मुझे तो ये भी पता है कि तू यहाँ क्यों आया है। तुझे किशन और पवन की जमीन चाहिए ना? हाँ बाबा, वही चाहिए। बेवकूफ, उस जमीन में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तेरा मुनाफा हो, पर मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जिससे तू दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन सकता है। वो कैसे बाबा? मुझे मेरा आश्रम बढ़ाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए। तू मुझे वो दे दे तो मैं तुझे जादुई कुदाल दे दूंगा। इस कुदाल से तू जहाँ भी खोदेगा वहाँ सोना ही सोना मिलेगा। सच में? मैं तेरी तरह झूठ नहीं बोलता अंगद। अब तेरी मर्जी, चाहे तो पवन और किशन की जमीन ले जा, या चाहे तो अपनी जमीन बेचकर जादुई कुदाल ले ले। पाली जी, जादुई कुदाल ले लीजिए। बाबा ने इस कुदाल से सोना निकालकर हमें दिया था। मैं कैसे मान लूं कि ये कुदाल जादुई कुदाल है? ये भी सही है। बाबा, आप बाली जी को एक डेमो दीजिए ना प्लीज। हाँ, सौदा देख परख कर ही करना चाहिए। बाबा ने वो जादुई कुदाल उठाई और पास की एक जमीन में खोद दिया, और खोदते ही वहाँ सोने के गहने मिले। देख ले अंगद, खुद अपनी आँखों से देख ले। सोना देखकर अंगद बाली के मन में लालच आ गया। अब बता, जमीन देगा? हाँ दूंगा, हाँ। तुरंत बाबा ने कुछ कागजात अंगद बाली के हाथ में थमा दिए। साइन कर, पढ़ तो लूं। जितनी जमीन तू मुझे देगा उससे कई ज्यादा मूल्यवान चीज दे रहा हूँ तुझे। जी बाबा। अंगद बाली ने बिना कुछ पढ़े उन पेपर पर साइन कर दिया। बाबा ने वो जादुई कुदाल अंगद बाली को थमा दी। अंगद बाली खुशी खुशी उस कुदाल को अपने साथ ले गया। यहाँ अंगद बाली के जाते ही बाबा ने अपनी दाढ़ी निकाली और किशन के साथ हंसने लगा। अरे तेरा प्लान तो काम कर गया किशन। हाँ, करेगा ही ना। अब कल जाकर इस अंगद बाली को अच्छे से सबक सिखाएंगे। अगले दिन किशन और पवन ने गांव वालों को उनकी जमीन लौटा दी और फिर सारे के सारे अंगद बाली के घर पहुँचे।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, कब्जा लेने आया हूँ। सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? मुन्ना, इन सबको बाहर निकाल। जैसे ही मुन्ना पवन और किशन की ओर बढ़ा, पवन ने एक घूंसे में मुन्ना को धूल चटा दी। अरे अंगद, कल ही तो तुमने अपनी सारी जायदाद गांव वालों को लौटाई है और ये घर मेरे नाम किया है, क्या? भूल गया क्या अंगद? जादुई कुदाल। बाबा, वो बाबा मेरे भाई पवन ही तो था। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही अंगद और उसके आदमी किशन और पवन पर हमला करने आए, सारे गांव वाले किशन और पवन की ढाल बनकर खड़े हो गए और इस तरह जादुई कुदाल ने अपने जादू से बालीपुर के किसानों की खुशियां लौटा दी।